Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, Behror। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट, उनके फीचर्स के बारे में बात की। आज के इस वीडियो में हम स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या सदैव से ही बहुत अधिक जटिल रही है और वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस समस्या को विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक ओर शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएं लगा देना आवश्यक है, जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य ना कर सके। अतः स्विट्जरलैंड में 1848 के संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु 1848 के संविधान के अंतर्गत औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। अतः संविधान की लगभग 25 धाराओं में जो विभिन्न स्थानों पर आई हुई थी, नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। 18 अप्रैल 1999 से लागू किए गए स्विट्जरलैंड के नवीन संविधान में पूर्व की संवैधानिक व्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप में फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई। अतः नवीन संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए पूरा अध्याय बनाया गया और संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों की बात कही गई। इसके अंतर्गत हम आज देखते हैं कि मौलिक अधिकारों नवीन जो स्विस संविधान बना उसके अधिकार पत्र की क्या विशेषताएं हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकारों की बात इसके अंतर्गत कही गई है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है ये स्विट्जरलैंड के संविधान के प्रथम अध्याय, जिसमें मूल अधिकारों का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। चूँकि मूल अधिकारों के संबंध में संविधान के कुल 30 अनुच्छेद हैं, अतः मौलिक अधिकारों का अध्याय 1 के प्रारंभ में ही अनुच्छेद 7 में इनके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा इसकी रक्षा की जाएगी। सेकेंडली, जो नवीन स्विस संविधान के अधिकार पत्र है उसके अंतर्गत व्यावहारिकता पर आधारित मूल अधिकारों की बात कही गई। अच्छा, नवीन स्विस संविधान द्वारा प्रदान किए गए इन फंडामेंटल राइट्स में सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर बहुत अधिक जोर दिया गया और सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करते हुए स्त्री और पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने की बात कही गई और इसी के साथ साथ बच्चों एवं युवकों के विशेष रक्षण की बात भी इसके अंतर्गत कही गई। थर्डली, मूल अधिकार सीमित है परंतु निरंकुश नहीं। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि स्विस नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, बल्कि संविधान में ही उनकी सीमाओं का उल्लेख कर दिया गया है। अतः संविधान के अनुच्छेद 36 में स्पष्ट कर दिया गया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा के लिए कानूनी आधार जरूरी है तथा जनहित या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु ही मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फोर्थली, उन्होंने बात करी मूल अधिकारों के कार्यान्वयन की व्यवस्था। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि मौलिक अधिकारों का लाभ समाज के सभी व्यक्तियों को मिले और इन अधिकारों के उपयोग द्वारा ही वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसके लिए आवश्यक होता है कि अधिकारों के क्रियान्वित हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि स्विस संविधान के अधिकार पत्र के अंतर्गत निम्न विशेषताओं की बात इन्होंने की। तत्पश्चात हम वर्तमान संविधान के अंतर्गत कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनकी बात करेंगे कि स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 7 से 36 तक
मौलिक अधिकारों का व्यापक रूप में उल्लेख किया गया और इसके अंतर्गत निम्न अधिकार दिए गए। सबसे पहले ही टॉक्स अबाउट द ह्यूमन डिग्निटी, जिसे हम मानवीय गरिमा कहते हैं। अतः स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में मानवीय गरिमा के सम्मान और सुरक्षा पर बहुत अधिक बल दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान व सुरक्षा की जाएगी और संभवतः इसकी प्रेरणा 10 दिसंबर 1948 के मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रथम अनुच्छेद में इसके बारे में कहा गया। सेकेंडली, इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात की गई, कानून के समक्ष समानता की बात की गई। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अनुच्छेद 8 के 1 के अनुसार सभी स्विस नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, आयु आदि के आधार पर, राजनीतिक धारणाओं तथा शारीरिक या मानसिक अयोग्यता के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्डली, राइट्स टू लाइफ एंड पर्सन फ्रीडम की बात कही गई कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और मृत्युदंड आदि से वह वर्जित रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत प्राप्त किया गया। इसी के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फिलोसॉफी की बात की गई कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता है। अतः नवीन संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाते हुए सभी नागरिकों को समान रूप से धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया और संविधान के अनुच्छेद 15 के द्वारा सभी लोगों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म एवं दर्शन की धारणाओं के चयन की स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत प्रदान किया गया। इसी के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज की बात की गई कि साहब इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को भाषा की स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 18 देता है। इसी तरह फ्रीडम ऑफ साइंस की बात की, अनुच्छेद 20 के द्वारा वैज्ञानिक शोध और शिक्षण की स्वतंत्रता की बात की। फ्रीडम ऑफ आर्ट की बात की कि कला की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई और इसी के अंतर्गत इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की गई। इकोनॉमिक फ्रीडम के अंतर्गत अनुच्छेद 27 में नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने, उनकी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करने और आर्थिक क्रियाकलापों को निष्पादित करने की स्वतंत्रता शामिल है। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंतर्गत अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि नागरिकों को सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई और प्रत्येक व्यक्ति को सभा या सम्मेलन आयोजित करने, उसमें भाग लेने और उससे अलग रहने का अधिकार भी इसके अंतर्गत दिया गया। इसी के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई कि व्यक्ति के द्वारा श्रेष्ठता के साथ साथ सामाजिक जीवन व्यतीत किया जा सके, इसके लिए उसे उचित मात्रा में संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और स्विट्जरलैंड के संविधान द्वारा भी इस अधिकार की उचित व्यवस्था की गई और संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा संपत्ति के अधिकार की गारंटी भी इसके अंतर्गत दी गई। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि जनरल प्रोसीजर गारंटीज की बात की गई कि सामान्य प्रक्रिया की जो गारंटी है इसको अनुच्छेद 29 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के साथ कानूनी अथवा प्रशासनिक कार्यवाही में सम्मान एवं निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाएगा और युक्तियुक्त समय में उसके का निर्णय इसके अंतर्गत प्रदान करने की बात की गई। इसी के अंतर्गत हबस कार्बस, जिसे हम बंदी प्रशिक्षण कहते हैं, अनुच्छेद 31 के अनुसार संविधि द्वारा प्रदत्त मामलों एवं प्रकारों के अलावा किसी भी व्यक्ति को उनकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी के अंतर्गत जस्ट क्रिमिनल प्रोसीजर की बात की गई, जिसे हम उचित आपराधिक प्रक्रिया कहते हैं। अतः संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार जब तक व्यक्ति को कानून के द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता तब तक कि प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा और प्रत्येक आरोपित व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे अपने आरोपों के बारे में जो ही संभव हो विस्तार से जानकारी दी जाए और व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा अवसर भी इसके अंतर्गत दिया जाए। इसी के अंदर राइट ऑफ पिटिशन की बात भी गई
और पॉलिटिकल राइट्स की बात भी इसके अंतर्गत कही गई। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कि स्विट्जरलैंड के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं बल्कि संविधान में उनकी सीमाओं का उल्लेख भी किया गया है। अतः अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध के लिए कानूनी आधार आवश्यक है। गंभीर एवं महत्वपूर्ण प्रकृति की सीमाएं पूर्वानुमान एवं स्वविधि द्वारा ही लगाई जाएगी। स्पष्ट रूप एवं तार्किक खतरों से संबंधित विवादित आरक्षित रहेंगे और मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध जनहित या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु ही लगाया जाएगा। इसी के अंतर्गत रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात की कि मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन कैसे हो, तो संविधान के द्वारा ये अधिकार प्रदान किए जाने के साथ ही यह आवश्यक होता है कि अधिकारों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए। और स्विट्जरलैंड के संविधान में भी अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण कानूनी व्यवस्था द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे। जो कोई भी राज्य के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा वह मूल अधिकारों का सम्मान करेगा और उनके क्रियान्वयन में अपना सहयोग प्रदान करेगा। अतः स्विस संविधान के नागरिकों के मूल अधिकारों के क्रियान्विति के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्विट्जरलैंड उदारवादी व्यवस्था का प्रतीक है और आदर्श इसका उदाहरण है। अतः नागरिकों को अधिकाधिक संभव सीमा तक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हो, यह स्विस राज्य व्यवस्था का मूल मंत्र है। इस तरह से हमने देखा कि इन फंडामेंटल राइट्स के द्वारा नागरिकों को बहुत अधिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। इसके साथ साथ उनके लिमिटेशंस की भी बात इस संविधान के अंतर्गत की गई है। इससे हम देखते हैं कि स्विस संविधान के अंतर्गत संवैधानिक अधिकारों में कानून के समक्ष समानता का अधिकार निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। धन्यवाद।